ये मेरी मौत के 10 घंटे बाद का समय है। मैं मुर्दाघर में शांति से लेटी हुई थी। तभी अंतिम संस्कार करने वाले ने मेरे ऊपर से सफेद चादर खींची और बहुत आराम से मेरे शरीर की जांच करने लगा। पहले उसने मेरी ऊंची एड़ी वाली सैंडल उतारी, फिर मेरी घड़ी भी निकाल दी। इसके बाद उसने एक कैंची उठाई और मेरे कपड़े काटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरी आखिरी नाइटी काटी गई, मैं अचानक जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने शांति से मुझे बताया कि मैं मर चुकी हूँ। तभी मुझे अचानक याद आया कि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट में कोई कैसे मर सकता है? मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा शक भांप लिया हो। उसने पुलिस का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट निकाला। वाकई उस पर साफ साफ मेरी मौत का समय और वजह लिखी हुई थी। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में मर चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी तरह होश में थी। और मैं तुमसे बात भी कर सकती हूँ। ऐसे में ये कहना कि मैं मर गई थोड़ी जल्दबाजी नहीं है। उस आदमी ने देखा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो उसने कहा कि वो आत्माओं को देख सकता है, इसीलिए वो मुझसे बात कर पा रहा है। इसके बाद मेरे मना करने के बावजूद उसने सुई धागा उठाया और मेरे माथे का घाव सिलने लगा। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं यहाँ से सम्मान के साथ जाऊँ। पर अजीब बात ये थी कि मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। क्या मैं सच में मर गई थी? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती, उस आदमी ने मुझे सीधे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और मैं बेहोश हो गई। 10 मिनट बाद माँ मुझसे मिलने आई। मुझे बिल्कुल बेजान और ठंडा पाकर उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह मर चुकी हूँ और वो दुखी होकर वहाँ से चली गई। जब मैं दोबारा जागी तो दोपहर हो चुकी थी। उस आदमी ने मुर्दाघर का तापमान बहुत कम कर दिया था। मेरा पूरा शरीर ठंड से सुन्न हो गया था और इंजेक्शन के असर की वजह से मुझे अपनी नब्ज और दिल की धड़कन भी महसूस नहीं हो रही थी। ये सारे संकेत मेरी मौत की तरफ इशारा कर रहे थे, पर मैंने अभी भी हार नहीं मानी थी। मुझे यकीन था कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैंने टटोल कर मुर्दाघर का फोन ढूंढा ताकि अपने मंगेतर को फोन कर सकूं। लेकिन फोन की तार उस आदमी ने पहले ही काट दी थी। फोन लग ही नहीं रहा था। तभी मैंने बाहर से शोर की आवाज सुनी। मेरा मंगेतर आखिरी बार मुझसे मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे ये कहकर टाल रहा था कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। मेरा मंगेतर दरवाजे पर उसे बेरहम कहकर चिल्ला रहा था। मैंने भी जल्दी से दरवाजा पीटना और चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि मेरे मंगेतर का ध्यान खींच सकूं। पर वो तो उस आदमी से बहस करने में लगा था। उसने मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी। उस आदमी ने मेरे मंगेतर को वहाँ से भेज दिया और मुर्दाघर में वापस आकर मुझे बताया कि मैं मर चुकी हूँ। इसीलिए मेरे मंगेतर को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी और उसने कहा कि मैं चुपचाप 2 दिन बाद दफनाए जाने का इंतजार करूं। मुझे उसकी बकवास पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि बहस करने से कोई फायदा नहीं। मुझे होशियारी से काम लेना था, तो मैंने ऊपर से ऐसा दिखाया जैसे मैं उसकी बातों में आ गई हूँ। और मेरे दिल में यहाँ से भागने का प्लान चल रहा था। अगले दिन मौका मिल ही गया। वो आदमी एक कफन लेकर आया और मुझे ट्राई करने को कहा कि ये फिट है या नहीं। इस बार मैंने उससे बहस नहीं की और चुपचाप कफन देखने लगी। मैं ऐसे देख रही थी जैसे वो इस साल का कोई नया फैशन हो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है। यकीन नहीं होता, वो आदमी मेरी शानदार एक्टिंग से बेवकूफ बन गया। वो मेन गेट की चाबियों वाला गुच्छा मुर्दाघर में ही भूल गया और गाना गाता हुआ अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने चला गया। उसके जाते ही मुझमें फौरन जान आ गई और मैंने फुर्ती से चाबियां निकाली और एक एक करके मुर्दाघर के दरवाजे पर आजमाने लगी। मुझे पता था कि समय कम है, वो किसी भी वक्त वापस आ सकता था, इसलिए मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शायद मेरी किस्मत खराब थी। आखिरी चाबी लगाने पर मुर्दाघर का दरवाजा खुला और मुर्दाघर के बाहर उसके विला का मेन गेट भी था। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी। तीसरी चाबी से ही गेट खुल गया। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उस आदमी को एहसास हुआ कि वो चाबियां भूल गया है और वो वापस आ गया। मुझे फौरन विला में वापस भागना पड़ा और मैं किसी भी कमरे में जाकर छिप गई। किस्मत से उस कमरे में एक लैंडलाइन फोन था। मैंने जल्दी से अपने मंगेतर का नंबर मिलाया